हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र हम कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन मीनिंग टाइप्स थ्योरी कसिस इफेक्ट्स एंड रिमेडियल मेजर्स। तो ये टॉपिक जो है हम आज करने वाले हैं। इन्फ्लेशन और नेशनल इनकम वाला जो टॉपिक हमने पीछे किया था, ये मतलब एग्जाम से रिलेटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आपके प्रिय टॉपिक रहते हैं। हर एग्जाम में वैसे भी जो है इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो ये दो टॉपिक जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। वैसे आपके जो है स्पेशल सब्जेक्ट जो दिया गया है, तो कॉमर्स का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपके सभी टॉपिक दिए हुए, तो आपके तो सभी ही इम्पोर्टेंट है। वैसे ये दो टॉपिक जो रहते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं एग्जाम से रिलेटिव। तो पीछे वाले 3 टॉपिक हमने किए थे, एक बार उनकी फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने किया था प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन का विकास किया था अफ्तालियन ने 1907 में। और इसका जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से रहता है, तवरक इक्वल टू, यहाँ पर ये आएगा पूंजी में परिवर्तन और अपॉन में आय में परिवर्तन। गुणक और तवरक जो होते हैं वो समानांतर शब्द होते हैं। एक होता है आपकी गुणक की क्रिया। गुणक की क्रिया का जो रिलेशनशिप होता है वो इस तरह से होता है, अपॉन में इन्वेस्टमेंट 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये होता है गुणक की क्रिया का रिलेशनशिप। और तवरक की क्रिया का जो रिलेशनशिप होता है वो इस तरह से होता है, तवरक इक्वल टू पूंजी स्टॉक में परिवर्तन या शुद्ध निवेश, और ये आय में परिवर्तन। ये जो है आपकी तवरक क्रिया का रिलेशनशिप होता है। और पीछे जो गुणक की क्रिया का रिलेशनशिप होता है वो जो है ये वाला होता है इस तरह से। ये भी जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका कि ये होता है आपका गुणक क्रिया का और ये वाला होता है तवरक क्रिया का। इसके बाद में हमने किया था केन्जियन क्लासिकल एंड केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो केन्जियन की थ्योरी में आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने किया था कि केन्ज ने उन अर्थशास्त्रियों को परंपरावादी अर्थशास्त्री का नाम दिया जो केन्ज की प्रसिद्ध पुस्तक रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा का साधारण सिद्धांत के प्रकाशन में 1936 से पहले समष्टि आर्थिक मुद्दों पर लिख रहे थे। इसमें भिन्न भिन्न परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में डेविड रिकार्डो, जे.बी.से, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ थे। सभी परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के द्वारा रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत प्रतिपादित किया। परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार उत्पादन श्रम भूमि का फलन होता है। श्रम की पूर्ति एंड मांग का फलन वास्तविक मजदूरी दर का होता है। और क्लासिकल मॉडल प्रोडक्शन इक्वल श्रम की मांग, सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल श्रम की पूर्ति, डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर। और ये इस तरह से होता है। क्लासिकल मॉडल प्रोडक्शन जो था, क्लासिकल मॉडल वो इस तरह से था, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन इक्वल श्रम की मांग यानी कि डिमांड ऑफ लेबर, और अब इक्वल डिमांड ऑफ सप्लाई, श्रम की पूर्ति। तो ये था आपका क्लासिकल मॉडल।
और अगला जो टॉपिक था वो था केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटरमिनेशन। इसमें क्या था, हमने केन्जियन थ्योरी के अनुसार एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अल्पकाल में कुल उत्पाद या राष्ट्रीय आय रोजगार के स्तर पर निर्भर है। केन्जियन अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति पूर्ण रोजगार स्तर से नीचे प्राप्त कर सकती है। केन्ज के विचारों के आधार जो है वो महामंदी था। और इफेक्टिव डिमांड प्रभावी मांग एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। और सेकंड था आपका एग्रीगेट डिमांड, एक अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों की मांग का जोड़। और अगला था आपका एग्रीगेट सप्लाई, पूर्ति का, इसमें था आपका सप्लाई का जोड़। और द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में था आपका उपभोग और निवेश, कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट। केन्ज के मॉडल संतुलित जीडीपी के दो दृष्टिकोणों द्वारा निर्धारित हो सकती है। रियल इनकम जो थी, इसके टू मॉडल जो था जीडीपी का दो दृष्टिकोणों पर निर्धारित है। जैसे कि एक तो यहाँ पर ये दो मॉडल जो है वो आपके कंज्यूम, यहाँ पे आ जाएगा कंज्यूम प्लस इन्वेस्टमेंट। ये थे आपके दो दृष्टिकोण। केन्ज मॉडल संतुलित जीडीपी दो दृष्टिकोणों द्वारा निर्धारित था, कंज्यूम एंड इन्वेस्टमेंट। केन्ज के सिद्धांत के अनुसार संतुलित स्थिति जो थी वो थी इस तरह से, आपकी दो प्रकार से थी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत तथा निवेश की ब्याज दर। ये थी आपकी केन्ज के सिद्धांत के अनुसार संतुलित स्थिति। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसका जो इन्फ्लेशन से रिलेटिव है, उसके पहले हम मीनिंग एंड डेफिनेशन कर लेते हैं इन्फ्लेशन की। मुद्रास्फीति अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, कारण, प्रभाव और उपचारात्मक उपाय। तो इन्फ्लेशन की जो ये हम करने वाले हैं इन्फ्लेशन से रिलेटिव। तो मुद्रास्फीति का जो मीनिंग होता है, देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेटिंग का ऑप्शन, और यहाँ पर एक सी से जो ऑप्शन मिलेगा उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जो मैं बोलूँगी वो जो है यहाँ पर आपका लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से। मुद्रास्फीति समष्टि अर्थशास्त्र की एक ऐसी समस्या है जिससे विश्व के सभी देश जूझ रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होती है, किंतु एक अर्थव्यवस्था के लिए कीमत स्तर में वृद्धि सदैव एक चिंता का विषय नहीं होता। किन्हीं अल्पकालीन कारणों से कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतों में अस्थायी वृद्धि हो सकती है या मंद गति से वृद्धि हो सकती है। मुद्रास्फीति शब्द को व्यक्त करने के बारे में अर्थशास्त्रियों के विभिन्न मत हैं। तो इसकी परिभाषा देते समय कुछ अर्थशास्त्रियों ने समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखा है, कुछ अन्य ने इसके मूल कारण को सम्मुख रखा है। मुद्रास्फीति की परिभाषा के बारे में जो बांटा गया है वो अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। एक तो होता है आपका मुद्रास्फीति बढ़ रही है कीमतों की एक घटना है। तो एडवर्ड स्पीरो के जो अनुसार है वो मुद्रास्फीति सामान्य कीमत स्तर में होने वाली निरंतर और अत्यधिक वृद्धि मात्र है। और सेकंड जो है वो है आपका मुद्रास्फीति। फर्स्ट जो था वो था मुद्रास्फीति बढ़ रही कीमतों की एक घटना। कीमतों की जो घटना है वो थी आपकी एडवर्ड स्पीरो के अनुसार मुद्रास्फीति सामान्य कीमत स्तर में होने वाली निरंतर और अत्यधिक वृद्धि मात्र है। और सेकंड है आपका
मुद्रास्फीति एक मौद्रिक घटना है। ये जो है वो हार्टे के शब्दों में है। मुद्रास्फीति का अर्थ मौद्रिक अधिकारियों द्वारा बहुत अधिक करेंसी का जारी करना। और थर्ड है, मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसकी उत्पत्ति पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के बाद होती है। तो पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के बाद। तो फर्स्ट किया था हमने, मुद्रास्फीति बढ़ रही कीमतों की एक घटना है। और सेकंड है, मुद्रास्फीति एक मौद्रिक घटना है। और थर्ड किया था, मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति है जिसकी उत्पत्ति पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के बाद होती है। तो इसमें हमने किया था एडवर्ड स्पीरो के अनुसार, और ये मौद्रिक जो घटना थी वो हार्टे के शब्दों में। और ये पूर्ण रोजगार जो है ये है केन्स के अनुसार मुद्रास्फीति कहीं भी तथा सर्वत्र पूर्ण रोजगार के बाद की एक घटना है। तो इसके अंदर जो है पूर्ण रोजगार की जो घटना, इसके अंदर एक तो होती है आपकी अर्ध मुद्रास्फीति और एक होती है खुली अथवा पूर्ण मुद्रास्फीति। तो इसके बारे में हम जो है आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें करेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने मुद्रास्फीति को बढ़ रही कीमतों की एक घटना कहा था? तो कीमतों की घटना जो है स्टार्टिंग में हमने किया था एडवर्ड शेपिरो ने कहा था, और मौद्रिक कहा था हार्टे ने, और केन्स ने कहा था पूर्ण रोजगार से। तो अगला इसका जो है कीमतों की घटना का जो इसका आंसर आ जाएगा हमारा एडवर्ड शेपिरो, एक जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का एक प्रकार जिसे अर्थव्यवस्था के लिए उत्तम माना जाता है वह है रेंगती मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, कोई मुद्रास्फीति नहीं, दबी मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का जो प्रकार है, ये मुद्रा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एक होता है, इसमें आपका गवर्नमेंट कंट्रोल के आधार पर जो होती है वो होती है खुली तथा दबी मुद्रास्फीति, और पॉलिटिकल कंडीशन के आधार पर होती है युद्धकालीन, युद्धोत्तर तथा शांतिकालीन मुद्रास्फीति। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन होती है आपकी रेंगती, चलती तथा दौड़ती मुद्रास्फीति, ये होती है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और अक्षेत्रीय तथा व्यापक मुद्रास्फीति होती है आपकी बेस ऑफ स्कोप, कार्य क्षेत्र के आधार पर। और मजदूरी प्रेरित तथा लाभ प्रेरित मुद्रास्फीति, घाटा अवरोध गति, ये होती है आपकी बेस ऑफ राइजेस इन प्राइजेस, कीमतों में वृद्धि होने वाली वृद्धि। तो मुद्रास्फीति टाइप्स जो होती है वो होती है आपकी खुली तथा दबी हुई मुद्रास्फीति, युद्धकालीन, युद्धोत्तर मुद्रा शांतिकालीन स्फीति, और रेंगती चलती दौड़ती मुद्रास्फीति, अक्षेत्रीय तथा व्यापक मुद्रास्फीति, और मजदूरी प्रेरित, लाभ प्रेरित, और घाटा अवरोध गति। तो इसका जो आंसर है, मुद्रास्फीति का प्रकार जिसे अर्थव्यवस्था के लिए एक उत्तम जो माना जाता है, इसमें जो है अर्थव्यवस्था के लिए उत्तम माना जाता है वो है आपकी रेंगती मुद्रास्फीति। तो रेंगती जो मुद्रास्फीति है, चलती दौड़ती जो है आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति है। अगला क्वेश्चन है, अर्ध मुद्रास्फीति की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? ई शेपिरो ने, हार्टे ने, केन्स ने। तो अर्ध मुद्रास्फीति की अवधारणा का प्रतिपादन आपका केन्स ने किया है,
और इसके अंदर आपकी होती है एक अर्ध और एक खुली। तो अर्ध जो मुद्रास्फीति होती है वो होती है अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से पूर्व मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से कीमत स्तर में होने वाली वृद्धि को केन्ज ने अर्ध मुद्रास्फीति कहा है। और दूसरा है खुली मुद्रास्फीति, ओपन इन्फ्लेशन। अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंचने के पश्चात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसे केन्ज ने खुली मुद्रास्फीति कहा है। तो केन्ज ने जो है दो टाइप्स से बताई है, एक अर्ध मुद्रास्फीति और एक ओपन इन्फ्लेशन, खुली मुद्रास्फीति। तो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है बता दिया केन्ज ने। और अगला क्वेश्चन है, जब देश के एक भाग में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है तब इसे कहा जाता है। तो ये जो है हमने पीछे जो है अच्छे से क्वेश्चन जो है किया था कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो वृद्धि होती है वो छूट-फूट मुद्रास्फीति होती है। तो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के पूर्ति पक्ष का कारक है? तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के पूर्ति पक्ष का कारक है काला धन, कृत्रिम दुर्लभता, घाटे की वित्त व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के जो कारण होते हैं वो एक तो होते हैं आपके मांग पक्ष के कारण और दूसरे होते हैं आपके पूर्ति पक्ष के कारण। तो यहाँ पर जो है पूर्ति पक्ष के कारण जो पूछा गया है, पूर्ति पक्ष के जो कारण होते हैं वो होते हैं कम उत्पादन, कृत्रिम अभाव, सरकार की कर नीति, खाद्यान्न में कमी, औद्योगिक झगड़े, तकनीकी परिवर्तन, कच्चे माल का अभाव, प्राकृतिक आपदाएं, उत्पादन का ढांचा, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय कारण, सरकार की औद्योगिक नीति और उत्पादन में अड़चने, ये होते हैं पूर्ति पक्ष के कारण। और इसका जो मांग पक्ष के जो है हम अगले क्वेश्चन में करेंगे, इसका जो है वो हो जाएगा आपका कृत्रिम दुर्लभता। और बाकी जो ये बच गए हैं काला धन और घाटे की वित्त व्यवस्था, ये आपके मांग पक्ष में होते हैं। मांग पक्ष का जो है अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में कौन सा मुद्रास्फीति के मांग पक्ष का कारक है? तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था पूर्ति पक्ष के कारक और यहाँ पर हम करेंगे डिमांड पक्ष के कारक। सप्लाई के जो है मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताए हैं और यहाँ पर मैं आपको डिमांड पक्ष के जो कारण जो होते हैं, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड जो होती है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, सस्ती मौद्रिक नीति, व्यय योग्य आय में वृद्धि, काला धन, निवेश में वृद्धि, करों में कमी, सार्वजनिक ऋण में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, निर्यातों में वृद्धि। तो मांग पक्ष के जो कारक होते हैं वो होते हैं आपके उपरोक्त सभी, काला धन, घाटे की वित्त व्यवस्था, विस्तारवादी मौद्रिक नीति। तो ये होते हैं आपके डिमांड पक्ष के कारक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक मुद्रास्फीति के कारण है? इसमें पूछा है कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन में हमने किया था डिमांड पक्ष कॉजेस और सप्लाई पक्ष कॉजेस। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो है हमने डिमांड एंड सप्लाई कॉजेस जो किया था उसमें जो है आपकी मुद्रा पूर्ति
मुद्रा की संचलन गति, वास्तविक उत्पादन। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा पूर्ति तथा अंकित ब्याज दर के बीच संबंध है। तो मुद्रा पूर्ति तथा अंकित ब्याज दर के बीच का जो रिलेशन होता है वो आपका प्रत्यक्ष होता है। मुद्रा सप्लाई एंड अंकित ब्याज के बीच का जो रिलेशन होता है वो आपका प्रत्यक्ष होता है। और मौद्रिक ब्याज दर जो होती है, वास्तविक ब्याज दर तथा मुद्रास्फीति दर में जो रिलेशन है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट, ये होता है आपका मौद्रिक ब्याज दर इक्वल वास्तविक ब्याज दर और प्लस में मुद्रास्फीति का दर। ये हो इसका जो ये ऐसे आएगा, ये रिलेशनशिप इनका मौद्रिक ब्याज दर इक्वल वास्तविक ब्याज दर प्लस मुद्रास्फीति का दर, ये आपका इनका रिलेशन होता है प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, अंकित ब्याज दर का एक से एक समायोजन तथा मुद्रास्फीति दर को जाना जाता है। समायोजन प्रभाव, मुद्रास्फीति प्रभाव, फिशर प्रभाव। अंकित ब्याज दर का एक से एक समायोजन तथा मुद्रास्फीति दर को माना जाता है फिशर के प्रभाव से। फिशर के प्रभाव से मौद्रिक ब्याज दर का एक से एक आधार पर मुद्रास्फीति दर से समायोजन को फिशर प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश की विनिमय रिजर्व्स में तब वृद्धि होती है जब मुद्रा पूर्ति बढ़ती है, मुद्रा पूर्ति घटती है, मुद्रा पूर्ति स्थिर रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड मनी सप्लाई जो होती है, वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमत परिवर्तन माध्यम में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से अर्थव्यवस्था के विनिमय रिजर्व्स पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा मुद्रास्फीति में कमी विनिमय रिजर्व्स पर कुल प्रभाव पड़ता है। तो देश के विनिमय रिजर्व्स में तब वृद्धि होती है जब मुद्रा पूर्ति घटती है। इसका आंसर आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का माप नहीं है? जीडीपी, अस्फीतिक, जीवन लागत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, उपभोक्ता सूचकांक। मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के जो माप है, ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके जीडीपी, अस्फीतिक से अभिप्राय, ये दोनों क्वेश्चन है। इनका जो है एक बार हम कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेते हैं कि मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन आपकी क्या होती है। मुद्रास्फीति जो होती है आपकी 3 प्रचलित माप होते हैं। इसके अंदर आपके एक होता है थोक कीमत सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और सेकंड होता है आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और थर्ड होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद अस्फीतिक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक कीमत सूचकांक साप्ताहिक आधार पर थोक कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। साप्ताहिक सूचकांक के आधार पर औसत वार्षिक थोक कीमत सूचकांक तैयार किया जाता है। और सेकंड है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा मासिक आधार पर परचून कीमतों में होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है।
मासिक सूचकांकों के आधार पर औसत वार्षिक उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार किया जाता है। और थर्ड है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी डिफॉल्टर। अस्फीति को ज्ञात करने के लिए चालू कीमतों पर जीडीपी को स्थिर कीमतों पर जीडीपी द्वारा भाग दिया जाता है। तो कुल मांग में वृद्धि कीमत स्तर को ऊपर की ओर खींचती है। कुल मांग के कुल पूर्ति से अधिक होने की स्थिति में बेरोजगारी का स्तर निम्न तथा मुद्रास्फीति का स्तर ऊंचा होता है। कीमत स्तर में वृद्धि या कमी के लिए पूर्ति के धक्के भी जिम्मेवार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1970 के दशक के दौरान तेल की कीमतों में वृद्धि विश्व भर में उच्च मुद्रास्फीति के लिए जिम्मेवार थी। अतः चक्रीय बेरोजगारी तथा पूर्ति के धक्के बढ़ती तथा घटती कीमतों के दो प्रमुख कारण थे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का माप नहीं है? तो ये हमने इसमें किया था कि मुद्रास्फीति का जो मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन जो है जीडीपी है आपकी, और थोक कीमत सूचकांक है, उपभोक्ता सूचकांक है। जीवन की लागत जो नहीं है पूछा है, तो जीवन लागत सूचकांक जो है नहीं है। जीडीपी अस्फीति से अभिप्राय है चालू कीमतों पर जीडीपी तथा स्थिर कीमतों पर जीडीपी का अनुपात, वास्तविक जीडीपी तथा कीमत स्तर के बीच का अनुपात, नाम मात्र जीडीपी तथा कीमत स्तर के बीच का अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो जीडीपी अस्फीति से जो अभिप्राय है ये हमने पीछे वाले स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि चालू कीमतों पर जीडीपी तथा स्थिर कीमतों पर जीडीपी का अनुपात। इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के परंपरावादी सिद्धांत का दूसरा नाम है। तो मुद्रास्फीति परंपरावादी से का बाजार नियम, मुद्रास्फीति का मांग तथा पूर्ति सिद्धांत, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति का जो है रिलेशन, सीधा संबंध होता है। तो मुद्रास्फीति का परंपरावादी सिद्धांत का जो दूसरा जो नाम है वो है आपका क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का परिणाम सिद्धांत। इसका आंसर आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में संतुलन, मुद्रास्फीति का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां मुद्रा का मूल्य इक्वल कीमत स्तर, मुद्रा का मूल्य इक्वल मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग इक्वल कीमत स्तर, मुद्रा की मांग इक्वल मुद्रा की पूर्ति। तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारा, अर्थव्यवस्था में संतुलन मुद्रास्फीति का निर्धारण उस बिंदु पर होता है मुद्रा की मांग इक्वल मुद्रा की पूर्ति। तो इसका आ जाएगा मनी डिमांड इक्वल मनी सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का प्रभाव होता है। तो इकोनॉमिक्स मनी सप्लाई की वृद्धि का जो प्रभाव होता है वो मुद्रा के मूल्य में कमी और कीमत स्तर में वृद्धि। इसका आंसर आ जाएगा 3। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का जो प्रभाव होता है वो मुद्रा के मूल्य में कमी और कीमत स्तर में वृद्धि से होता है। अगला क्वेश्चन है, इरविंग फिशर के अनुसार। तो इरविंग फिशर के अनुसार, और ये अगला क्वेश्चन जो है एक बार हम इसका कॉन्सेप्ट जो है हम इरविंग फिशर के जो अनुसार है, उच्चतर मुद्रास्फीति के कारण नाममात्र ब्याज दर उच्चतर होती है। तो इसका जो आंसर है वो
यही आएगा। मुद्रास्फीति तथा ब्याज की दर एक दूसरे से संबंधित होती है। इरविंग फिशर ने एक समीकरण द्वारा मुद्रास्फीति तथा ब्याज की दर के संबंध का विश्लेषण किया है, जिसे फिशर समीकरण कहा जाता है। यह समीकरण मुद्रास्फीति तथा नाममात्र ब्याज की दर के बीच एक से एक संबंध को दिखाता है। मुद्रास्फीति तथा नाममात्र ब्याज दर एक साथ चलते हैं। नाममात्र ब्याज दर वह वास्तविक ब्याज दर होती है जिसे मुद्रा के रूप में ऋणदाता प्राप्त करता है। इसे नाममात्र ब्याज दर से मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर को घटाने से हमें वास्तविक ब्याज दर को ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर अक्स बैंक से अपनी जमा राशि पर 10% ब्याज दर प्राप्त करता है, तो यह 10% नाममात्र ब्याज दर कहलाती है। यदि वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की दर 3% होती है, तो वास्तविक जो ब्याज दर है वो आपकी आ जाएगी 7। तो इसका आंसर हो जाएगा इरविंग फिशर के जो अनुसार है, उच्चतर मुद्रास्फीति के कारण नाममात्र ब्याज दर उच्चतर होती है। एक जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रत्याशित मुद्रास्फीति की सामाजिक लागत में सम्मिलित है। तो पहले जो है हम सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद में पूर्णतः प्रत्याशित और अपूर्णतः प्रत्याशित की जो लागत है उसके बारे में करेंगे। मुद्रास्फीति की जो सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन होती है, मुद्रास्फीति न केवल एक जटिल आर्थिक समस्या है बल्कि एक सामाजिक समस्या भी है। विभिन्न सामाजिक समस्याएं जैसे जमाखोरी, मिलावट, सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता इत्यादि मुद्रास्फीति के ही परिणाम है। तो इसमें आपकी पूर्णतः प्रत्याशित मुद्रास्फीति और अपूर्णतः जो है, ये पूर्णतः मुद्रास्फीति जो लागत है वो आपकी होती हैं जूते घिसाई लागत, विषय सूची लागत, सापेक्षिक कीमत परिवर्तनशील की लागत और कर विकार। और अपूर्णतः जो होती है वो होती है निर्णय निर्माण पर प्रभाव, धन वितरण का प्रभाव, ये होती है आपकी अपूर्णतः। तो इसमें आपकी पूर्णतः प्रत्याशित मुद्रास्फीति जो पूछा है, तो पूर्णतः जो होती है वो सापेक्षिक कीमत परिवर्तनशील की लागत है। पूर्णतः प्रत्याशित और अपूर्णतः जो सोशल जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा एक सापेक्षिक कीमत परिवर्तनशील की लागत। तो पूर्णतः प्रत्याशित और अपूर्णतः प्रत्याशित जो है मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से जो है पूर्णतः प्रत्याशित मुद्रास्फीति सामाजिक लागत होती है और कौन सी अपूर्णतः होती है। तो अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमतों में सामान्य स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, क्रय शक्ति में गिरावट होती है। तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें ये इसके जो है उपरोक्त सभी आ जाएगा। कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि होती है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, क्रय शक्ति में गिरावट आती है। अगला क्वेश्चन है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का सिद्धांत कहता है कि मुद्रास्फीति अत्यधिक मांग के कारण उत्पन्न होती है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति जो है वो अत्यधिक मांग के कारण उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी अंतर को दूर किया जा सकता है। कर दरों में वृद्धि द्वारा,
सार्वजनिक व्यय में कमी द्वारा, उत्पादन के स्तर में वृद्धि द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारा कर दरों में वृद्धि द्वारा, सार्वजनिक व्यय में कमी द्वारा, उत्पादन के स्तर में वृद्धि द्वारा। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का जो अंतर को दूर किया जाता है वो कर और सार्वजनिक और उत्पादन की वृद्धि द्वारा दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुल मांग में वृद्धि का कारण नहीं है? तो पहले जो है हम कसिस ऑफ इंक्रीज एग्रीमेंट डिमांड, कुल मांग के जो वृद्धि के जो कारण है वो जो है एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इसके जो कारण है वो कौन कौन से हैं। कुल मांग वृद्धि के कारण जो है वो बताती हूँ मैं एक बार। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, घाटे की वित्त व्यवस्था, सस्ती मौद्रिक नीति, व्यय योग्य आय में वृद्धि, काला धन, निवेश में वृद्धि, करों में कमी, सार्वजनिक ऋणों में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि। तो ये होते हैं आपके कसिस ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, कुल मांग के जो कारण होते हैं। और इसमें जो पूछा है वो नहीं पूछा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आयातों में वृद्धि जो है कुल डिमांड जो है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कीमत प्रेरित मुद्रा के उत्पन्न होने का कारण है? मजदूरी दर में वृद्धि, लाभ के स्तर में वृद्धि, करों में वृद्धि। तो कीमत प्रेरित मुद्रा के उत्पन्न होने का जो कारण है मजदूरी दर में वृद्धि, लाभ के स्तर में वृद्धि, करों में वृद्धि। इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति के पूर्ति पक्ष का कारक नहीं है? तो इसके जो कारक जो हैं वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। मजदूरी की दर में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, आगत लाभ में वृद्धि, उच्चतर कर, औद्योगिक झगड़े, तकनीकी परिवर्तन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादक स्थापना, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय कारण, सरकार की औद्योगिक नीति। तो इसमें पूछा है नहीं होता है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि जो है मुद्रास्फीति के, ये मैंने आपको बताया था कि डिमांड सप्लाई एंड पूर्ति पक्ष और मांग पक्ष जो है मैंने आपको बताया था, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन कौन से जो है शामिल नहीं होते। तो इसका आंसर आ जाएगा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगला जो टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक इसका रहने वाला है, बिजनेस साइकिल से रिलेटिव है, बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक रहने वाला है। बिजनेस साइकिल मीनिंग एंड फेज, हिक्स एंड सैमुएल्सन थ्योरी, मेजर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, ये हमारा टॉपिक अगला रहने वाला है। लास्ट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके बाद में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे ये कंप्लीट होने के बाद। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, देखने के लिए थैंक्स।